हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त बच्चों। और आज मेरे साथ हैं गेट 25 के एक और रैंकर जिन्होंने एक ही नहीं बल्कि दो ब्रांचेस में अपने नाम को रोशन किया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इनका 152 रैंक है और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 35 रैंक है। तो डबल डिजिट रैंक एक ब्रांच में और एक ब्रांच में 150 रैंक होना खुद में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नेहुल भाई को ये जो सफलता मिली है ये कोई एक या दो अटेम्प्ट में नहीं, ये सालों की जर्नी है, सालों की तपस्या है। और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद शायद कहीं ना कहीं उन्हें एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिला, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, इट इज मोर लाइक अ तपस्या, इट्स मोर लाइक अ मेडिटेशन जो कि इतने लंबे समय तक चला है और अब जाके उनके हार्डवर्क को फ्रूट्स मिले हैं एंड उसके हार्डवर्क का उनको फल मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नेहुल भाई। थैंक यू सर। तो नेहुल यार, आपने ऑब्वियसली काफी साल स्ट्रगल किया इस रिजल्ट को पाने के लिए। तो जब इस बार आपने रिजल्ट देखा तो आपका, आपकी वाइफ का, आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था? सर सब लोग बहुत खुश थे। तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ भी लगा यार कि साल दर साल एक ही सिलेबस, एक ही चीज को स्ट्रगल करते करते अब फाइनली कहीं ना कहीं आपको आपकी मंजिल मिल पाई। यस सर। तो मेहुल, इसके बाद क्या गेट रैंक से आप क्या पाना चाहते हैं? क्योंकि इस रैंक पे आपको मोस्ट ऑफ द पीएसयूज भी मिल जाएंगे और एमटेक के भी मैं मानता हूँ 90-95% ऑफ द कॉलेजेस आपके लिए ओपन रहेंगे। तो आप किस तरफ जाना चाहते हो? सर मुझे पीएसयू में जाना है। पीएसयू में तो कोई पर्टिकुलर पीएसयू है जिसको आप पसंद करते हैं या जो आपके टारगेट पे, आपके रडार पे रही है? यस सर, ग्रेट इंडिया। ग्रेड इंडिया में जाना चाहते हैं। चलो यार, बहुत ही यस अच्छा सर। ड्रीम है, बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं ये मानता हूं कि यार कहीं ना कहीं पीएसयू में जाने से आप अपना वर्क लाइफ को एक अच्छा बैलेंस दे पाते हैं, जिसके बाद एक अच्छी फैमिली लाइफ भी लीड कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो मेहुल भाई, अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो पहले तो मुझे बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी रही, कैसे स्टूडेंट थे आप ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम, और कहाँ से आपने कॉलेज किया? सर मैं यूपी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मुरादाबाद से ही मेरी स्कूलिंग रही है। वो स्कूल में मैं बहुत ही एवरेज बच्चा था। उसके बाद मैंने मेरा कॉलेज जेएसएस नोएडा है, वहां से मैं 2022 का पास आउट हूँ। वहां पर भी मैं बिल्कुल एक एवरेज बच्चा ही रहा हूँ। तो यार जेएसएस नोएडा मेरे ख्याल से यूपीटीयू के अंडर आता है, राइट? तो यस यार सर। कॉलेज के अंदर कैसा सीन था प्लेसमेंट्स का, या करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी थी आपके कॉलेज के अंदर? सर उस टाइम पे प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था क्योंकि कोविड आ गया था। लेकिन फिर भी कॉलेज प्लेसमेंट से मेरा प्लेसमेंट हो गया था एक प्राइवेट कंपनी इमर्सन। तो वहां पर मैंने 2022 में ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो यार जब आपने 2022 में ज्वाइन कर लिया, उसके बावजूद आपने अपनी गेट की जर्नी को कंटिन्यू किया, तो कहीं ऐसा मन के अंदर नहीं आया यार, अब पैसा तो आ ही रहा है अकाउंट में, लाइफ भी ठीक ही चल रही है, अपने शौक भी पूरे कर पा रहे हैं, तो मेहनत करने का मोटिवेशन कहाँ से आया? सर जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी उस टाइम पर ऐसा लगता था कि अब यहीं पर रहना है, पूरी लाइफ सेट है। लेकिन उसके बाद एक रिग्रेट रहता था कि जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है उसको एक रिजल्ट में नहीं बदल पा रहे हैं। तो वहां से मोटिवेशन मिलता था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जर्नी अधूरी रह गई, इस चीज का एक रिग्रेट होता था। तो मेहुल भाई, जो भी यस लोग सर। जॉब करते हैं, थोड़ा सा मुझे शेड्यूल बताइए कि एक जॉब वाला प्रोफेशनल कैसे टाइम को मैनेज करता है गेट प्रिपरेशन के लिए? सर जैसे जब मेरी जॉब लगी थी तब मुझे ऑफिस जाना होता था डेली। तो मैं सुबह को 5 बजे उठ के वहां पर एक लाइब्रेरी चला जाता था। 8 साढ़े 8 बजे तक वहां रहता था, फिर लाइब्रेरी से सीधा ही ऑफिस चला जाता था। फिर शाम को 5 से 6 बजे ऑफिस से आकर 1 2 घंटा सो के फिर से लाइब्रेरी चला जाता था। लगभग 6 7 महीने ये शेड्यूल रहा। उसके बाद सर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। तो फिर मैं ऑफिस का काम जल्दी से कर लेता था, ऑफिस टाइम में भी पढ़ता था। अच्छा। तो यार नेहुल भाई, जैसा आपने बताया आप मॉर्निंग में भी लाइब्रेरी चले जाते थे, इवनिंग में भी, तो मतलब इसमें टायर्ड फील नहीं होता है? इतना हेक्टिक शेड्यूल कि आप जॉब भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो कभी ऐसा मन में नहीं आया मतलब कि क्या ही कर रहे हैं लाइफ के साथ, मतलब थक जा रहे हैं यार, इससे बढ़िया आप देखते होगे आपकी जॉब में और लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे, वीकेंड पे पार्टी भी कर रहे होंगे, तो कभी उस तरफ जाने का इंक्लिनेशन नहीं हुआ आपको? सर कभी कभी होता था। फिर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख लेता था, टॉपर स्टॉक देखता था, तो फिर वहां से मोटिवेशन मिलता था मुझे।
ओके। तो बाकी लोग की जो स्ट्रगल, जो जर्नी आपने देखी, तो कहीं ना कहीं आपको लगा आपको भी करने की जरूरत है। तो यस सर। और भाई जैसे ऑब्वियसली जॉब वाले लोगों को आवर्स थोड़े से कम मिल पाते हैं क्योंकि उनका काफी टाइम तो ऑफिस में निकल जाता है। तो किस टाइप से आप प्रायोरिटाइज करते थे लेक्चर्स को, प्रैक्टिस को, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, किस तरह से ये सारी चीजें आप प्लान करते थे? सर जब मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया था तो मैं सुबह को शाम को लेक्चर्स देखता था, और जब बीच में टाइम मिलता था मुझे वहां पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। लेकिन फिर भी टाइम की कमी से मुझे लगता है कि 2024 में और 23 में मेरी अच्छी रैंक नहीं आ पाई। फिर मैंने सर 2024 में अक्टूबर में रिजाइन दे दिया था। फिर 3 महीने मैंने सिर्फ पढ़ाई की है। तो यार जब आप जॉब रिजाइन कर रहे थे तो कोई फैमिली की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से पुशबैक नहीं आया कि यार लगी लगाई जॉब 2 साल हो गए करते हुए, उसको छोड़ दे रहा है और गेट भी अनसर्टेन है, कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं से घर वालों का ये सीन था, जो तुझे करना है तू वो कर, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। तो यार नेहुल भाई, जैसे कि आप मैरिड भी हो, ऑब्वियसली एक एडेड यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आफ्टर मैरिज। तो वहां पे यस आपको सर। थोड़ा भी घबराहट नहीं हुआ कि यार अगर इस बार गेट अच्छा नहीं गया तो ना सिर्फ मैं खुद को बल्कि अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को भी एक तरह से डाउन ले जाऊंगा? सर इस बार मुझे रिस्क लेना था क्योंकि इसके बाद मेरी एज भी हो जाएगी, सारी पीएसयू में एलिजिबल भी नहीं रहूंगा। फिर दिमाग में ये आता था अगर इस बार नहीं किया तो फिर यहीं रह जाओगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ये खैर एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगर आप के पास एक आखिरी मौका ही है इस बार क्रैक करने का तो फिर आपको ऑब्वियसली इट इज वर्थ इट। तो मेहुल भाई, जैसे 24 में आपने बताया आपकी शादी हो गई, उसके बाद आप 25 का गेट क्रैक किए, तो यार फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कैसे सब कुछ मैनेज की, पढ़ाई का टाइम कैसे निकाल पाए? सर मेरा टाइम क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कोई शेड्यूल नहीं था मेरा, जब टाइम मिलता था तब पढ़ता था। तो यार जैसे 2024 में भी आप 500 रैंक लेके आए थे, तो उसके बाद 2025 में और बेहतर रैंक लाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ी? सर सबसे मेन फोकस मैंने टेस्ट सीरीज को किया इस बार। पिछली बार टेस्ट सीरीज पर इतना फोकस नहीं किया, और टेस्ट सीरीज में भी स्पेशली उसकी एनालिसिस करने में। ओके। तो यार अगर टेस्ट सीरीज पे आपने ज्यादा फोकस किया, एनालिसिस पे फोकस किया, तो एनालिसिस में आप करते क्या थे और कितना टाइम देते थे और एग्जैक्टली क्या क्या चीजें एनालाइज करते थे? सर सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए हैं मैं उनको देखता था कि कहीं पे कोई शॉर्टकट लगा सकता था मैं, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं आ रहा था। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको मैं दोबारा से सॉल्व करता था। फिर वहां पर भी एक डायरी बना ली थी मैंने, उसमें लिखता रहता था कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। और फिर जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें देखता था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या फिर मेरे कॉन्सेप्ट वीक हैं। और सर तो यहाँ पर एक अच्छा दोस्त मिल जाए जो प्रिपेयर कर रहा हो तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ओके। जैसे ही हम लोग टेस्ट देते थे तो हम कॉल करते थे एक दूसरे को, और 1 बाई 1 क्वेश्चन भी डिस्कस करते थे। उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो नेहुल यार, जैसे आपने अब टेस्ट दिया, अब टेस्ट में कई बार बहुत सी सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, तो सिली मिस्टेक्स यस को सर। अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया, कैसे उसको रिड्यूस किया? सर वो मैं दीवार पर चिपका लेता था एक पेपर में लिख के कि मैं इस तरह की सिली मिस्टेक करता हूँ, और आते जाते उसको देखता रहता था। तो एग्जाम के टाइम पर मुझे ये रहता था कि ये सिली मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। चलो यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए आपने मिस्टेक्स को नोट डाउन किया। और इसके अलावा मेहुल भाई, कि अगर हम बात करें कि इस साल आप एग्जाम दोस्त के साथ जुड़े थे, पहले आपने जैसा बोला आप यूट्यूब के साथ तैयारी कर रहे थे, तो आपने यस आरआईबी जो कोर्स ज्वाइन किया था या क्रैश कोर्स जो ज्वाइन किया था, उसको आपने कैसे अपनी तैयारी में इंक्लूड किया? सर उसको मैं एक रिवीजन के तौर पर देखता था, तो उससे सारी चीजें रिकॉल हो जाती थी। और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मुझे पहले से नहीं आती थी, तो वो प्लस पॉइंट भी हो जाता था। ओके। तो क्रैश कोर्स के अंदर यार लेक्चर्स के अलावा असाइनमेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? सर वो भी सॉल्व करता था। ओके। तो यार असाइनमेंट के अंदर जैसे हमने देखा है कि क्रैश कोर्स के अंदर ऑब्वियसली मैं क्वेश्चंस का लेवल काफी ऊपर रखता हूँ एज कम्पेयर टू अ रेगुलर कोर्स। तो जब उन क्वेश्चंस को आप लगाते थे तो कितने परसेंट क्वेश्चन आप बना पाते थे अपने से फर्स्ट अटेम्प्ट सर में? लगभग 60% बना लेता था सर।
तो मेहुल भाई, जब आप 60% क्वेश्चन बनाते थे तो कभी थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट हुआ कि यार मतलब इतनी तैयारी करने के बाद अब तो जॉब भी ड्रॉप कर दिया हूँ, 60% ही क्वेश्चन हो पा रहे हैं, मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई सेल्फ डाउट कभी आया? सब आता था ऐसे सेल्फ डाउट की। तो उसको कैसे ओवरकम करते थे? लेकिन फिर मैं दोबारा से सॉल्व करता था उस क्वेश्चन को, जहां पर मुझे कॉन्सेप्ट में कमी है उसको दोबारा पढ़ता था। लास्ट तक वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते थे। और यार जैसे आपने बोला इस बार आपने टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस किया, तो टेस्ट सीरीज में कभी मॉक टेस्ट में ऐसा हुआ कि लो स्कोर आया? सर पहले मॉक में मेरे 20 मार्क्स आए थे। तो यार 20 उसमें मार्क्स मैंने कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा, तो फिर उसके बाद सर क्या उसमें आपने? मैंने सर उसमें देखा मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स की थी। मेनली वहां पर मेरा स्कोर सिली मिस्टेक्स की वजह से ही गया था। ओके। तो उसके बाद ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपने इम्प्रूवमेंट पे काम किया, राइट? यस। तो मेहुल भाई, जब इस बार आप एग्जाम देके निकले तो आपको लगा था कि इस बार मतलब ऐसा रिजल्ट आप अचीव करोगे जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन की बहुत अच्छा गया है पेपर? सर पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन ये डाउट था कि इस बार पेपर इजी आया तो रैंक आ पाएगी या नहीं। ओके। चलो यार, फिर तो काफी रिलीफ महसूस हुआ होगा इस बार का रिजल्ट जब आपने देखा। तो यार अगर मैं यस सर। आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ये पूछूं, जो भी लोग जॉब कर रहे हैं इस समय पे और तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए अगर आपके पास कोई एडवाइस? सर सबसे पहले तो अगर आपने क्लियर कर लिया है कि आपको गेट करना ही है, तो सर मेहनत तो बहुत करनी होगी। और कभी 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 ये भी मन करेगा कि जो ऑफिस के लोग हैं उनके साथ हम पार्टी करने जाएं। सर वो सब हमको त्यागना पड़ेगा। और तो अपने अंदर विश्वास रखो, सब कुछ हो जाता है सर। बेसिकली थोड़ा डिसिप्लिन रहना होगा, नो मैटर हाउ मेनी डिस्ट्रैक्शंस आर देयर। यस। थैंक नेहुल भाई, बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें आपसे सुन करके, आपकी जबानी सुन करके। और बहुत बड़ा रिजल्ट है यार, बहुत बड़ा स्ट्रगल है 5 साल का जिसपे आपको ये रैंक मिल पाया। और लिटरली जॉब करते करते आप इतना टाइम दे पाए तैयारी को, वो खुद में एक मिसाल के लायक है। और मैं चाहूंगा जो भी बच्चे इस इंटरव्यू को, इस इंटरेक्शन को देखते हैं, वो जरूर इस बात को नोटिस करें कि जॉब के साथ भी रैंक लाई जा सकती है, बट इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रगल। और अगर वो आपके अंदर है तो देर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल फॉर यू गाइस। और जॉब वाले बच्चे, मैं मानता हूं कि यार बेटर है कि अगर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम के मामले में फ्लेक्सिबल रहना होगा कि जब आपको टाइम मिल पाता है तब आप पढ़ाई कर पाए, और वो लाइव कोर्सेज के साथ थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हम लोगों के जो लाइव कोर्सेज होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में अवेलेबल रहती है, तो आप लाइव कोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हैं। और देखो यार, सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद एक बार नेहुल को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन कॉन्ग्रेट से भर जाना चाहिए। और अगर कोई भी बच्चा नेहुल की जर्नी के साथ कनेक्ट कर सकता है और वर्किंग प्रोफेशनल है, कुछ जानना चाहता है किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाता है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं या फिर नेहुल जो भी उसको आंसर कर पाएगा, विल डेफिनेटली लाइक टू आंसर। So thank you, Nehul, for taking time out, and again, a very big congratulations on such a humongous थैंक यू achievement. सर। Thank you. थैंक यू।